और भाई आ गए आईपीएल की बातें सुनने। खैर आपकी भी कोई गलती नहीं है, सबका मन करता है आईपीएल के बारे में डिस्कस करना, बात करना, लोगों के साथ शेयर करना, टीम बनाना, बड़ा मजा आता है। इतना बड़ा ऑक्शन हुआ है, 3 साल बाद मेगा ऑक्शन हुआ है, तो डिस्कस करना तो बनता ही है। तो वेलकम टू पैडल स्वीप। ये अपना आईपीएल मेगा ऑक्शन स्पेशल सीरीज चल रहा है। इस पे हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी निकाल लिए जिसमें हमने कुछ टीम्स की बात की है। ये हमारा उस सीरीज का लास्ट वीडियो है, या प्रोबेबली सेकंड लास्ट, पता नहीं। इसमें हम 3 टीम्स की बात करेंगे, और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी, उसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स। इसके अलावा हम लास्ट में सारे टीम्स को उनके ऑक्शन स्ट्रेटेजी या इनफैक्ट प्रोबेबल स्टार्टिंग 12 के हिसाब से रेट करेंगे। तो 10 टीम जो है उनको हम ऑर्डर करेंगे कि किसका बेस्ट था, किसका लास्ट था, बीच में कौन से टीम्स आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आरसीबी से। इन्होंने काफी डिसेंट रिटेंशंस किया था। उन्होंने विराट कोहली किया था, रजत पाटीदार किया था और यश दयाल अनकैप रिटेंशन में किया था। तो उन्होंने अपना पर्स यूज किया था 37 करोड़, और उसके बाद उनका ऑक्शंस में पर्स जो बचा था वो है 73 करोड़। तो काफी अच्छा पर्स बचा था और उसका उन्होंने यूज भी किया है। तो उनके जो टॉप परचेसेस है उनकी अगर बात करें तो जॉश हेजलवुड किए वो 12.5 करोड़ में, फिल सॉल्ट किए 11.5 करोड़ में, जितेश शर्मा किए 11 करोड़ में, भुवनेश्वर कुमार किए 10.75 करोड़ में। उसके अलावा लियम लिविंगस्टोन, रसिकदर सालेम पे इन्वेस्ट किए वो 6 करोड़ देके। उसके अलावा कृणाल पांड्या, टिम डेविड, सुयश शर्मा, देवदत्त पडिक्कल, नुवान तुषारा, रोमारियो शेफर्ड, लुंगी एनगिडी। तो एक चीज आप नोटिस करो इस टीम में कि पहली बार आपने आरसीबी के लाइनअप में ऐसा देखा होगा कि इतने अच्छे बॉलर्स और अच्छे प्राइस देके बॉलर्स पे लिया गया। बहुत सारे बॉलर्स हैं इस लिस्ट में। जॉश हेजलवुड है, भूवी है, रसिकदर सलेम है, तुषारा है, तो काफ़ी बॉलर्स, सुयश शर्मा भी है, काफ़ी बॉलर्स पे इन्वेस्ट किया। इसके अलावा यश दयाल ऑलरेडी रिटर्न कर चुके थे। तो एक शिफ्ट तो आया है आरसीबी के साइड से कि बॉलिंग को इंपॉर्टेंस देना है, ये इनको समझ में आ गया। अब तक काफ़ी स्ट्रॉन्गर बैटिंग यूनिट्स रहा करते थे इनके, लेकिन बॉलिंग हमेशा से प्रॉब्लम था। तो इस बार एटलीस्ट पुराने आरसीबी टीम से तो बेटर लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप की कोशिश कर रही है लोग। तो कुडोस टू देम कि उन्होंने बॉलिंग का इंपॉर्टेंस समझा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आरसीबी के लिए कि कैप्टन कौन है भाई। क्या विराट कोहली कैप्टन है? इन दैट केस मजा आ जाएगा। पहले भी मैं काफी वीडियोस में बात किया हूँ कि विराट कोहली अगर आरसीबी के नए कैप्टन बन गए तो बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर कोहली नहीं करना चाहते हैं या उनको नहीं बनाना चाहते किसी रीजन से, तो हो सकता है फिल सॉल्ट को बनाए वो, क्योंकि फिल सॉल्ट रिसेंट इंग्लैंड सीरीज में, T20 सीरीज में कैप्टनसी कर रहे थे, तो उन्हें एक्सपीरियंस है। बट अब सॉल्ट और कोहली में तो आई डेफिनेटली वांट कोहली की कैप्टन करें, मजा आ जाएगा। तो इनका स्ट्रेंथ की तो मैं बात कर लिया कि इस बार डिसेंट बॉलिंग उन्होंने ली है। एक जो मुझे प्रॉब्लम कंसर्न लग रहा है वो है कि इंडियन बैटर्स का प्रॉब्लम है। उनके पास विराट कोहली है, रजत पाटीदार है, जितेश शर्मा है, और कृणाल पांड्या को मे भी उन्हें एज बैटर की तरह यूज़ करना पड़े, और फिर देवदत्त पडिक्कल एज बैकअप वगैरह है। लेकिन ऐसे फर्स्ट 11 में प्रॉपर बैटर्स में ये टॉप 3 तो बहुत अच्छे बैटर्स है, विराट कोहली, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा। लेकिन उसके अलावा इंडियन बैटर्स मुझे खास दिख नहीं रहे थे लाइनअप में, जो उनके परचेजेस है उसमें। तो वो एक कंसर्न हो सकता है। और उसके अलावा मुझे लगता है जितेश शर्मा को थोड़ा महंगा ही लिए, 11 करोड़ थोड़ा ज़्यादा ही है। मतलब नीतीश राणा मिल गए 4 करोड़ में, अमरीश रघुवंशी भी मिल गए 4 करोड़ के आसपास। तो जितेश शर्मा को थोड़ा से 11 करोड़ देना थोड़ा मुझे ज़्यादा लग गया। लेकिन उनके बॉलिंग बैकअप्स डिसेंट है, नुवान तुषारा भी है, लुंगी एनगिडी भी है, रोमारियो शेफर्ड ऑलराउंडर अच्छे बैकअप है। तो उस सेंस में बॉलिंग के हिसाब से उन्होंने दे ट्राइड देयर बेस्ट। अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के प्रोबेबल स्टार्टिंग 12 की अगर मैं बात करूँ तो उनके ओपनर्स होने चाहिए फिल सॉल्ट और विराट कोहली। फिल सॉल्ट प्रॉब्ली विकेट कीपर, विराट कोहली कैप्टन। नंबर 3 पे रजत पाटीदार, नंबर 4 पे लियन लिविंगस्टोन, नंबर 5 पे जितेश शर्मा, नंबर 6 टिम डेविड, नंबर 7 कृणाल पांड्या, नंबर 8 भुवनेश्वर कुमार, नंबर 9 जॉश हेजलवुड, उसके बाद रसिकदर सलेम, नंबर 11 यश दयाल और नंबर 12 सुयश शर्मा। अब ये नोटिस करो आप कि इनकी टीम में कृणाल पांड्या को मिला के 6 बॉलर्स हो गए, जबकि ज़रूरत नहीं है प्रॉब्ली 6 बॉलर्स की। तो अगर उनको एक बॉलर कम करना है और एक बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाना है तो वो देवदत्त पडिक्कल से ओपन करा सकते हैं। बाकी सब लोगों को एक एक पोजीशन नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, और फिर रसिकदर सलम को बाहर बिठा सकते हैं, या इवन सुयश शर्मा को बाहर बिठा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पिच। बट इससे ये होगा कि विराट को 3 पे खेलना होगा, रजत को 4। तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। इससे अच्छा तो मैं एक एक्स्ट्रा बॉलर ही खिला लूँ। तो पावर प्ले में बढ़िया भूवी और यश दयाल और हेजलवुड से डलवाऊँ, डेथ में रसिकदर सलेम से डलाऊँ, तो चलेगा। एक एक्स्ट्रा बॉलर ऑलवेज हेल्प्स, और इसके वजह से बैटिंग भी रिजिक नहीं करनी पड़ेगी। तो आई विल बी ओके नॉट प्लेइंग देवदत्त पडिक्कल। अब आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताओ कि आप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 10 में से कितना रेटिंग दोगे।
अब बात करते हैं लास्ट ईयर के विनर्स कोलकाता नाइट राइडर्स की। इन्होंने तो सबसे धमाकेदार और सबसे सरप्राइजिंग परचेस किया है, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन अगर उनके रिटेंशंस की बात करें तो उन्होंने रिटेंशन पे रिंकू सिंह किया था, आंद्रे रसल किए थे, सुनील नारायण किए थे, वरुण चक्रवर्ती भी किए थे। उसके अलावा 2 अनकैप प्लेयर्स थे, रमनदीप सिंह और हर्षित राणा। ये सब मिला के उन्होंने पर्स यूज किया था अपना 69 करोड़। तो जो पर्स रिमेनिंग था उनका ऑप्शंस किया वो था केवल 51 करोड़। उस हिसाब से मतलब उन्होंने थोड़े स्मार्ट बाइस करने चाहिए थे मेरे हिसाब से। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट और एकदम सरप्राइजिंग इन्वेस्टमेंट कर दिया वेंकटेश अय्यर पे। 23.75 करोड़ वेंकटेश अय्यर पे, जो इंडिया के लिए खेलते भी नहीं है। आई मीन कुछ मैचेस खेले हैं लेकिन ऐसे इवन फर्स्ट 11 या इंडिया बी के भी प्रॉब्लली पार्ट नहीं होंगे। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना वेंकटेश अय्यर पे वॉज वेरी सरप्राइजिंग। बट ऑब्वियसली उन्होंने चाहा है कि उनकी लास्ट ईयर की टीम ही ऑलमोस्ट क्रिएट कर सके, वो कोशिश भी बहुत की है। लेकिन ऑफकोर्स जो जीती है टीम उनके सारे प्लेयर्स का वैल्यू बढ़ जाता है, तो वो पूरा टीम नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाए। लेकिन वेंकटेश अय्यर को लेना वॉज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन। उसके अलावा वो लोग एनरिक नोकिया को लिए 6.5 करोड़ में, क्विंटन डिकॉक को लिए 3.60 करोड़ में, अंग्रेश रघुवंशी मिले उनको 3 करोड़ में, स्पेंसर जॉनसन 2.8 करोड़। उसके अलावा उन्होंने लिया मोइन अली, गुरबाज उनको बढ़िया मिल गया 2 करोड़। मैं सोच रहा था इस बार महंगे जाएंगे बट बच गए कि महंगे नहीं गए। उसके अलावा वैभव अडोरा भी उन्होंने वापस ले लिया केवल 1.8 करोड़ में। उसके अलावा रहाणे, रोमन पावेल, उमरान मलिक, मनीष पांडे, अनुकुल रॉय, मयंक मार्कंडे, इस टाइप के कुछ उन्होंने प्लेयर्स लिए हैं। तो सबसे पहले इनकी ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ मैं कि इनके पास बहुत ऑप्शंस है। मतलब ऐसे ऐसे 12-13 टाइप वाले बहुत सारे प्लेयर्स ले रखे हैं इन्होंने कि वैभव अडोरा नहीं चले तो उमरान मलिक हो गए, मनीष पांडे हो गए, अगर बैट्समैन में कोई अंग्रेश रघुवंशी नहीं चल पाए तो अनुकुल रॉय, मयंक मार्कंडे स्पिनर्स में हो गए। तो इनके पास ऐसे बैकअप टाइप वाले बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो उन्होंने एक साल उनका याद है, एक बार वो फाइनल में भी गए थे जिस साल उनके पास केवल 18-19 प्लेयर्स थे, तो बेसिकली बिना बैकअप्स के खेल रहे थे। उनका फर्स्ट 11 बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो इस बार आई थिंक उन्होंने वो चीज़ ना की है। उन्होंने क्या बोला है कि नहीं भाई बैकअप्स होने चाहिए, कभी कभी काम आते हैं, कोई इंजर हो गया तो उन्होंने इस पर फोकस किया। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम है कि डेथ बॉलिंग। तो इनके पास अगर बॉलर्स देखो तो हर्षित राणा है, वैभव अरोरा है, एनरिक नोकिया है और आंद्रे रसल है। तो रसल डेथ बॉलिंग करते हैं, हर्षित राणा भी कर लेंगे, एनरिक नोकिया भी कर सकते हैं उनके पीक पे। लेकिन अब लास्ट ईयर जैसे देखे थे कि बहुत पिटाए थे यार एनरिक नोकिया, तो मुझे इतना भरोसा नहीं है अभी नोकिया की डेथ बॉलिंग पे। और उसके लिए उन्होंने 6.5 करोड़ दे दिए। थोड़ा से सरप्राइजिंग था, कोई बढ़िया डेथ बॉलर ले लेते। मतलब नोकिया अच्छे बॉलर है लेकिन बहुत वोलेटाइल है। इससे बेटर तो मैं चाह रहा था कि फिज को ले ले, मुस्तफिजुर रहमान या नाविन उल हक को भी ले सकते थे। ये लोग अच्छे डेथ बॉलर्स है। तो और क्योंकि पावर प्ले में तो वैभव अरोरा डाल देंगे, हर्षित राणा भी डाल देंगे, तो एक अच्छे डेथ बॉलर की बहुत ज़रूरत थी मेरे हिसाब से, जो एक होल उन्होंने फिल नहीं किया है मेरे हिसाब से और रह गया उनकी टीम में। एक चीज़ और डिस्कस करना चाहिए कि इनका कैप्टन कौन है भाई। श्रेयस अय्यर को तो ये जाने दिए इस साल। अब पूरी लिस्ट अगर देखो तो मेरे को 2 ही कैप्टनसी ऑप्शन दिख रहे हैं, एक है रिंकू सिंह और दूसरा है वेंकटेश अय्यर। रिंकू सिंह एज सच पैकिंग के हिसाब से शायद ऊपर आएंगे क्योंकि इंडिया के लिए खेलते हैं, रिटर्न भी हुए थे, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिंकू सिंह केकेआर के लिए। लेकिन पता नहीं वो कैप्टन बनना भी चाहते हैं या उनको बना भी सकते हैं या नहीं। उसके अलावा वेंकटेश अय्यर एक डिसेंट ऑप्शन है, वो बहुत अच्छे क्रिकेटिंग ब्रेन है। उन्होंने रजत पाटीदार बड़ा प्लेयर बनेगा ये बहुत पहले प्रेडिक्ट कर लिया था, तो मैं तब से उनके ऐसे क्रिकेटिंग स्मार्टनेस का थोड़ा सा फैन हूँ। बट क्या वो कैप्टन है पता नहीं। वैसे एक चीज़ नोटिस करो तो नीतीश राणा केवल 4 करोड़ में ही मिल गया राजस्थान रॉयल्स को। वो नीतीश राणा को बाय करके उनको कैप्टन बना सकते थे क्योंकि वो ऑलरेडी उनके लिए कैप्टनसी कर रखे थे। तो थोड़ा कैप्टनसी के ऊपर पता नहीं, मे भी शायद उन्होंने सोच रखा हो रिंकू या वेंकट। एक्चुअली हो सकता है वेंकटेश अय्यर को कैप्टन बनाना हो तभी इतना जाके इतना सारा पैसा दिए, ये एक पॉसिबिलिटी है। पता नहीं, मे भी देखते हैं जब आएगा न्यूज़ की कौन है कैप्टन, तो मे भी वेंकटेश अय्यर का नाम है। अब मुझे लग रहा है ये वीडियो बनाते बनाते मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है वेंकटेश अय्यर को कैप्टन बनाना चाह रहे हो। इनके साथ बेस्ट चीज़ तो ये हुई कि उनको बहुत सारे चीप अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स मिल गए। मतलब हर्षित राणा 4 करोड़ में, क्या बड़ी बात है भाई। मतलब कहा लोग किसी कोई भी बॉलर के लिए 8 करोड़ 10 करोड़ दे रहे हैं और हर्षित राणा जो इंडिया खेलते हैं, बढ़िया खेलते हैं, उसके लिए बस 4 करोड़। उसके लिए रमनदीप सिंह क्या फिनिशर है, वो भी 4 करोड़ मिल गए। तो उन्होंने रिटेंशंस में बढ़िया वो लकी रह गया कि इनके अच्छे प्लेयर्स अनकैप रह गए। इसलिए इन्होंने जो इतना सारा पैसा दिया वेंकटेश अय्यर को, तो प्रॉब्लम इतना खलेगा नहीं क्योंकि इनके रिटेंशन में लोग बहुत पैसा बचा लिए। अगर मैं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्रोबेबल स्टार्टिंग 12 की बात करूँ तो कुछ इस तरह हो सकती है। क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण ओपनर्स, उसके अलावा वेंकटेश अय्यर एट 3, अंग्रेश रघुवंशी एट 4, रिंकू सिंह एट 5, आंद्रे रसल एट 6, रमनदीप सिंह एट 7, हर्षित राणा एट 8, वरुण चक्रवर्ती एट 9, वैभव अरोरा एट 10, एनरिक नोकिया एट 11। अब मैंने ये 11 बताया,
इसके अलावा इम्पैक्ट प्लेयर उनके हो सकते हैं या तो अजिंक्य रहाणे अगर कोलैप्स बचाना हो तो, या मयंक मार्कंडे स्पिन फ्रेंडली पिचेस पे, या इवन उमरान मलिक पेस फ्रेंडली पिचेस पे। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 में से कितना रेटिंग दोगे। अब लास्ट में उस टीम की तरफ आते हैं जिसकी लोग तो बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन देखते मेरा एनालिसिस क्या बोलता है। वो है सनराइजर्स हैदराबाद। उन्होंने 5 अच्छे रिटेंशन, मतलब ऐसे महंगे रिटेंशन किए। पैट कमिंस, हेनरी क्लासन, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी, ये सब मिला के उन्होंने 75 करोड़ यूज़ कर लिया था। तो उनका पर्स सिर्फ 45 करोड़ बचा था, जो काफ़ी कम था। वो हिसाब से उनके अगर टॉप परचेसेस देखे तो उन्होंने ईशान किशन को किया है 11.25 करोड़ में, मोहम्मद शामी भी किया है 10 करोड़ में, हर्षद पटेल है 8 करोड़ में, उसके अलावा अभिनव मनोहर 3.2 करोड़, राहुल चहर, एडम जैम्पा सस्ते में मिल गए 2.4 करोड़ में, सिमरजीत सिंह पे पैसा लगाया उन्होंने, जयदेव उनादकट भी लिए हैं। अब सबसे पहले अगर इनका मैं बात करना चाहूँ तो मैं देखूंगा कि स्टार्टिंग 11-12 इनका काफ़ी स्ट्रांग लगता है, बहुत ही स्ट्रांग, बट इनके पास बैकअप ही नहीं है यार। जो भी उनके ऐसे ओवरसीज बाय है, बैकअप ओवरसीज बाय, कोई ऐसे नामी प्लेयर्स नहीं है। कामिनांडू मेंडिस, ईशान मलिंगा, ब्रैंडन और भी एक दो फॉरेन प्लेयर्स है, ये सब ऐसे नामी प्लेयर्स नहीं है। मतलब लास्ट ईयर तो उनके पास थे कि 8 के 8 ओवरसीज प्लेयर बहुत स्ट्रांग थे, किसी को खिला लो। इस बार उन्होंने बोला कि नहीं, 8 ओवरसीज प्लेयर की तो ज़रूरत ही नहीं, 4 चाहिए टीम में। मतलब मेरे हिसाब से तो 5-6 होने चाहिए, बट 4 तो चाहिए टीम में। और फिर 4 उन्होंने ऐसे ही ले लिया कुछ भी जो मोस्ट लाइकली खिलाने पाएंगे। तो बेसिकली इनके पास बैकअप्स नहीं है। इसके अलावा इनका मुझे लगता है डेथ बॉलिंग स्लाइटली कंसर्न है यार। मतलब मोहम्मद शामी पावर प्ले बहुत अच्छा डालते हैं, कमिंस मिडल ओवर्स बहुत अच्छा डालते हैं, हर्षद पटेल डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, बट डेथ में तो 2 बॉलर चाहिए ना यार। आई गेस नीतीश कुमार रेड्डी पावर पे डाल देंगे, बट डेथ में जो सेकंड बॉलर है वो मिसिंग है। मुझे लगता है वो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते थे एक और डिसेंट डेथ बॉलर में, मे बी मुस्तफिजुर रहमान या नवीन उलग। बार बार उन्हीं पे आ रहा हूँ क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान बहुत ही अच्छे डेथ बॉलर है, पिछले साल सीएसके के लिए अच्छी बॉलिंग किए थे। खैर अब इन्होंने अपनी टीम तो बना ली। तो सनराइजर्स हैदराबाद की अगर प्रोबेबल स्टार्टिंग 12 की बात करें तो कुछ इस तरह हो सकती है। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनर्स धुआंधार। उसके अलावा ईशान किशन एट 3, नीतीश कुमार रेड्डी एट 4, हेनरी क्लासन एट 5, अभिनव मनोहर 6 पे, सचिन बेबी 7 पे, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, एडम जैम्पा, मोहम्मद शामी, और उनके 12th प्लेयर हो सकते हैं या तो राहुल चहर या सिमरजीत सिंह, जिस पे भी वो कंडीशन डिपेंडेंट हो गया। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप सनराइजर्स हैदराबाद को 10 में से कितना रेटिंग दोगे। अब उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसके लिए आप प्रॉब्ली अब तक रुके हो इस वीडियो में, वो है हम सारे टीम्स को जो रैंक करेंगे फ्रॉम बेस्ट स्टार्टिंग 12 टू वर्स्ट स्टार्टिंग 12। तो मेरा तो ये ऑर्डर है, आप कमेंट करके आपका ऑर्डर ज़रूर बताइए। मेरे ऑर्डर में फर्स्ट है गुजरात टाइटंस, सेकंड है दिल्ली कैपिटल्स, दोनों का बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रांग है, थर्ड है लखनऊ सुपर जायंट्स, फोर्थ मुंबई इंडियंस, फिफ्थ राजस्थान रॉयल्स, सिक्स्थ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सेवन चेन्नई सुपर किंग्स, एट्थ सनराइजर्स हैदराबाद, नाइन्थ कोलकाता नाइट राइडर्स, 10th पंजाब किंग्स। क्या आपका भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी या स्टार्टिंग 12 का ऑर्डर यही है? अगर हाँ तो बताइए कमेंट करके, अगर नहीं तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर सही में अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए।